हम अपने देश को फिर से विदेशियों के हाथ पराधीन नहीं होने देंगे। हम भारतवासी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह अभ्यास चल रहा है नाटक का। अच्छा रिद्धि, तुमने किस में भाग लिया है? सर, मैंने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। मैं कविता सुनाऊंगा। नाटक के संवाद, भाषण देना, कविता सुनाना आदि सभी मौखिक अभिव्यक्ति के अंग हैं। मनुष्य अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति दो रूपों में करता है, मौखिक और लिखित। दोनों ही रूपों में अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है। भाषा का मूल रूप उसका मौखिक रूप ही है, क्योंकि भाषा सुनकर ही ग्रहण की जाती है। जीवन में मौखिक भाषा का ही महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि इसके बिना हमारा कुछ घंटे भी काम नहीं चल सकता। मौखिक भाषा के लिए सभी का वाचन और श्रवण कौशलों में निपुण होना आवश्यक है। जो लोग इन कौशलों में निपुण होते हैं वे कुशल वक्ता कहलाते हैं। वाचन कौशल का विकास। हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता असफलता उसकी भाषा पर ही निर्भर करती है। उचित समय पर उचित भाषा का कुशलता पूर्वक प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में सफल होता है। एक कुशल वक्ता अपनी वाणी द्वारा सबका मन मोहकर अपने लक्ष्य को सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है। सफल और प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति के लिए इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। भाषा का व्याकरण सम्मत मानक रूप ही प्रयोग करना चाहिए। वक्ता को सुनने वालों की उम्र, संख्या, दूरी व स्थिति आदि का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का चयन एवं प्रयोग विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। बोलते समय स्वरों के आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव और प्रवाह का ध्यान रखना चाहिए। इससे भाषा में जीवंतता आती है। ध्वनि के साथ आंख, हाथ, मुख आदि से भी भावों के संप्रेषण का प्रयास होना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों का सटीक प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। भावानुकूल, सहज, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाचन आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के विविध रूप। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूप अपनाए जा सकते हैं। सस्वर वाचन, गद्य। सस्वर वाचन में पाठक का ध्यान शुद्ध उच्चारण पर अधिक होता है। वास्तव में सस्वर वाचन किसी और के लिए होता है, स्वयं वाचक के लिए नहीं। सस्वर वाचन को मौखिक अभिव्यक्ति की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सहायता से उच्चारण की शुद्धता, स्वराघात का प्रयोग, स्वर में उतार चढ़ाव, यति गति आदि का समुचित ज्ञान होता है। इसके अभ्यास में इन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्य के विभिन्न रूपों, कहानी, निबंध, एकांकी आदि का वाचन करने की शैली भी भिन्न भिन्न होती है, अतः उन्हीं के अनुरूप इनका अभ्यास करना चाहिए। गद्य के सस्वर वाचन के अभ्यास के लिए समसामयिक विषयों का चयन सर्वोत्तम रहता है। सस्वर वाचन में लेख पढ़ते अथवा कहते समय अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाना चाहिए। विराम चिन्हों का समुचित ध्यान रखना चाहिए। कथ्य के भावों के अनुसार मुख पर भी वैसे ही भाव आने चाहिए। रोचक और ज्वलंत विषय वक्ता और श्रोता दोनों को उत्साहित करते हैं, अतः इसके अभ्यास के लिए रोचक और ज्वलंत विषयों का ही चयन करना चाहिए। कविता पाठ। मौखिक अभिव्यक्ति में कविता पाठ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कविता पाठ के अभ्यास के लिए कक्षा में समय समय पर कवि दरबार, अंताक्षरी आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। कविता पाठ के लिए भाव और रसपूर्ण कविताओं और गीतों का चयन करना चाहिए। कविता पाठ में योग्यता प्राप्त करने के लिए समय समय पर आकाशवाणी, दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कवि सम्मेलनों एवं कवि गोष्ठियों को सुनना चाहिए। वीरता, देशभक्ति, हास्य, प्रकृति आदि विषयों से संबंधित कविताएं अधिक रुचिकर होती हैं, अतः ऐसी कविताओं का संग्रह करके उन्हें कंठस्थ करना चाहिए। प्रभावपूर्ण कविता पाठ के लिए कविता के भाव स्पष्ट होना आवश्यक है, ताकि कविता का भावानुकूल वाचन किया जा सके। कविता पाठ में उच्चारण की शुद्धता, ध्वनि का उतार चढ़ाव, यति गति लय का ध्यान अत्यंत आवश्यक है। कहानी कहना। कहानी कहना मौखिक भाषा व्यवहार की सबसे अधिक व्यापक और प्राचीन विधा है। कहानी कहने और सुनने में लोगों की रुचि आज भी पहले की तरह बनी हुई है। कहानी कहना एक कला है। एक अच्छा कहानीवाचक बनने के लिए इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कहानी सरल, संक्षिप्त और मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी सुनाने का ढंग सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी रोचक और नाटकीय ढंग से सुनानी चाहिए।
संवाद बोलने का ढंग, हाव भाव, मुख मुद्रा पात्रानुकूल होनी चाहिए। कहानी कथन की मुख्य कसौटी है श्रोता में कौतूहल और जिज्ञासा बनाए रखना। कहानी में आगे क्या होने वाला है, श्रोता में यह जिज्ञासा उसे अंत तक बांधे रखती है। इसलिए कहानी के रहस्य अथवा परिणाम का उद्घाटन कहानी के अंत में होना चाहिए। कहानी का अंत रोचक और शिक्षाप्रद होना चाहिए। समाचार वाचन। आज का युग जनसंचार का युग है। सूचनाओं का आदान प्रदान आज के युग की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में समाचार पत्रों का विशेष महत्व है। प्रायः सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा में समाचारों का वाचन कराया जाता है। अच्छे समाचार वाचन के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समाचार वाचन में योग्यता प्राप्त करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित समाचार बुलेटिनों को सुनना चाहिए। इससे अच्छी वाचन शैली विकसित हो सकेगी। प्रतिदिन के प्रमुख समाचारों को रेखांकित करके उन्हें राजनीतिक, साहित्यिक, खेल, कृषि आदि विषयों में वर्गीकृत करके क्रमानुसार पढ़ना चाहिए। समाचार संक्षिप्त होने चाहिए और स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़े जाने चाहिए। समाचारों का चयन निर्धारित अवधि के अनुसार ही करना चाहिए और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। समाचार वाचन में स्वर के आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे किंतु पूर्ण होने चाहिए। आरंभ में अपराध संबंधी समाचारों के वाचन और उनके विस्तार से बचना चाहिए। संवाद एवं अभिनय। संवाद और अभिनय मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। ये दोनों अभिनय कुशलता के विकास के महत्वपूर्ण साधन हैं। संवाद का मूल अर्थ है परस्पर बातचीत। नाटक आदि में विभिन्न पात्रों द्वारा किए गए वार्तालाप को संवाद कहते हैं। नाटक के संवाद पहले से लिखे होते हैं और अभिनेता अभिनय के द्वारा पात्रानुकूल उन्हें मंच पर साकार करता है। यह एक कलात्मक प्रक्रिया है। संवाद और अभिनय के अभ्यास के द्वारा शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट कथन और अंग संचालन आदि कुशलताओं का विकास होता है। सरल, सरस और भावपूर्ण संवाद छात्रों की भाषा को परिष्कृत करते हैं। अभिनय से छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है और मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास धीरे धीरे होता है। संवाद एवं अभिनय कौशल में इन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अभिनय में कुशलता प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे नाटक, एकांकी, प्रहसन आदि का चुनाव करना चाहिए। प्रारंभ में देशभक्ति, साहस, हास्य, व्यंग आदि विषयों का चयन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए संवादात्मक पाठों के वाचन तथा अभिनय का अभ्यास भी करना चाहिए। अभिनय में अंग संचालन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवादों के अनुसार मुख मुद्रा से भावों की अभिव्यक्ति अधिक की जानी चाहिए। भावों के अनुकूल स्वरों का उतार चढ़ाव, यति एवं गति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से पीड़ा और हर्ष का प्रकटीकरण संवाद के द्वारा होना चाहिए। भाषण। विद्यालय के परिवेश में औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति क्षमताएं विकसित करने के लिए भाषण विधा सबसे उत्तम साधन है। किसी विषय पर क्रमबद्ध और संयोजित ढंग से अपने विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत करना भाषण है। वैचारिक क्रांति के अनुसार वर्तमान युग में भाषण कला सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। विद्यालय में समय समय पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों, उत्सवों तथा गोष्ठियों में छात्रों को भाषण कला विकास करने के अवसर मिलते हैं। भाषण कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए इन मुख्य बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। भाषण के विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी वक्ता को पहले ही एकत्र कर लेनी चाहिए। विषय की क्रमशः बिंदुवार विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। भाषण को ठीक से समझकर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि भाषण पढ़ने की अपेक्षा उसे सीधे ही बोलकर प्रस्तुत करने से अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। भाषण की भाषा विषयानुकूल, सारगर्भित और रोचक होनी चाहिए। भाषण को सरस बनाने के लिए यथास्थान तर्क सम्मत, विनोद एवं हास्यपूर्ण बातें शामिल करनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार उद्धरण, सूक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। भाषण पूरे आत्मविश्वास, धैर्य, निर्भीकता से सामान्य गति में होना चाहिए। अनावश्यक कृत्रिमता और लटके झटकों से भाषण प्रभावहीन हो जाता है। भाषण देते समय औपचारिक शिष्टाचार जैसे अध्यक्ष, सभासदों तथा श्रोताओं को उचित रीति से संबोधित करने आदि का निर्वाह करना चाहिए। श्रवण कौशल का विकास। जीवन में अपनी बात दूसरों को समझाना जितना आवश्यक है, उससे अधिक दूसरों के विचारों को समझना आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति को श्रवण कौशल में अत्यंत निपुण होना चाहिए। श्रवण कौशल के विकास के लिए इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।
कही जा रही बात को अर्थात उच्चारित कविता, गद्यांश, समाचार, कहानी, वार्ता आदि को ध्यानपूर्वक सुनकर समझना। उच्चारित विषय को सुनकर याद रखना और उसे बोलकर व्यक्त करना। उच्चारण में शब्दों की वर्तनी को ध्यानपूर्वक सुनना और उसका अनुकरण करना। निम्नलिखित गतिविधियों के द्वारा श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। श्रुत लेखन। श्रुत लेख यानी इमला शब्द दो शब्दों श्रुत जमा लेख से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सुनकर लिखा गया लेख। श्रुत लेख से सुनकर समझने तथा उसे सही रूप में लिखने की क्षमता विकसित होती है। इसके माध्यम से हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में सुधार करते हैं। श्रवण कौशल द्वारा लिखने की गति में सुधार आने के साथ ही लेखन कौशल में भी निपुणता प्राप्त होती है। श्रुत लेखन में निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रुत लेख के समय शिक्षक के उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। नए तथा कठिन शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान देकर उनकी वर्तनी को समझना चाहिए। शब्द को जैसे बोला जा रहा है उसे वैसा ही लिखना चाहिए। मात्राओं की ह्रस्व एवं दीर्घता को ठीक से समझना चाहिए। श्रुत लेख में हुई अशुद्धियों को 5-5 बार लिखकर उनके शुद्ध लेखन का अभ्यास करना चाहिए। गद्यांश को सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना। जिस प्रकार अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, उसी प्रकार श्रवण कौशल में अपठित गद्यांश को सुनकर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में ही देने चाहिए। इसमें निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। गद्यांश को सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनना चाहिए। गद्यांश में आए तथ्यों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें याद रखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में गद्यांश के अनुसार ही शुद्ध भाषा में दिए जाने चाहिए। इसको एक उदाहरण से भली भांति समझा जा सकता है। गद्यांश। सुकरात शिष्यों को पढ़ा रहे थे। पत्नी ने आवाज दी, भोजन तैयार है, खा लो। सुकरात तो पढ़ाने में मग्न थे। फिर जोर से आवाज आई, खाना खा लो। सुकरात ने कहा, आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद भी सुकरात नहीं पहुंचे तो पत्नी क्रोधित हो गई। इस बार उसने गुस्से में लाल होकर कहा, जल्दी आ जाओ और खाना खा लो। शिष्य समझ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव चले जाइए। पर सुकरात तो पढ़ाने में मस्त थे। पत्नी का पारा चढ़ गया। उसने उठाया पानी का मटका और सुकरात के सिर पर उड़ेल दिया। सभी शिष्य भौचक्के के रह गए, पर सुकरात जरा भी विचलित नहीं हुए। मुस्कुराते हुए बोले, देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, पहले तो गरजती है फिर बरसती भी है। तो दोस्तों, हंसते हंसाते रहिए, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। इस गद्यांश को सुनकर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए जा सकते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। सबसे बड़ा सुख। शिष्यों को कौन पढ़ा रहा था? सुकरात। सुकरात किस कार्य में मग्न थे? पढ़ाने में। पत्नी ने सुकरात को किस लिए आवाज लगाई? खाना खाने के लिए। गद्यांश में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? पारा चढ़ गया। पत्नी ने पानी के मटके का क्या किया? सुकरात के सिर पर उड़ेल दिया। सुकरात का यह वाक्य पूर्ण कीजिए। पहले तो गरजती है, फिर है, बरसती भी है। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? हंसते हंसाते रहना।